हेलो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है एक और क्लास में। ठीक है, जीके जीएस वाली क्लास है। यूपी एसआई की भर्ती होने वाली है, दिल्ली कांस्टेबल का सीन है। ठीक है, तो दोनों में ही जीके का सेक्शन आता है। जीके में पॉलिटी का सेक्शन आता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसके बेस से आपका मतलब सिलेक्शन यस और नो में हो सकता है। एक क्वेश्चन का भी फ़र्क होता है आपके बाहर में, मतलब आप लिस्ट के अंदर हो या बाहर हो। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम लोग अभी करते करते हम लोग आज की 12th क्लास है बेसिकली। ठीक है, इससे पहले हम लोग 12 क्लास ले चुके हैं। तो जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा रहा है ना, दोज आर नॉट वेरी ईजी क्वेश्चन, इट इज़ डिफिकल्ट क्वेश्चन, टाइम लगता है और आपको इन डेप्थ एनालिसिस और इन डेप्थ जो है नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको एड्रेस करने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो क्लास का फोकस रहेगा वो एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसके माध्यम से बिल्कुल समझने का कोई रहेगा टारगेट, कि हम लोग थोड़ा गहराई में उतरे उस सवालों की और अच्छे से उनको समझने की कोशिश करते रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो यार, हर जितने भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं जैसे यूपी से हूँ। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को अलग अलग भाग में बांटा जाता है इलेक्शन से पहले। ठीक है, और हर भाग का एक एमएलए चुना जाता है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन, यानी प्रादेशिक क्षेत्र है उसका विभाजन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिलिमिटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डिलिमिटेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इसके लिए क्या होता है, एक कमीशन भी समय समय पे सरकार गठित करती है जिसको कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो वो क्या करता है कि राज्यों में, जैसे कोई राज्य है उसके डिवीजन करके प्रॉपर उसकी बाउंड्रीज को इस तरीके से बनाता है कि हर राज्य के जो छोटे छोटे घटक हैं उसमें से हर एक एमएलए कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका रेशियो सेम हो। फॉर एग्जांपल, हो सकता है ये एमएलए के कंस्टिट्यूएंसी में 5 लाख लोग रहते हैं और 5 लाख लोग रहते हैं और इस एमएलए की कंस्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग रहते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ सेम हो पाया? रिप्रेजेंटेशन नहीं सेम हो पाया। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन समय समय पे बैठाया जाता है कि हर एमएलए जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है पर मतलब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सेम हो। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो ही रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ किसी एरिया में ज्यादा हुई, किसी एरिया में कम हुई, इस वजह से डिलिमिटेशन समय समय पे होता रहता है। सवाल क्या पूछ रहा है कि ये जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान है, वो प्रावधान कहाँ कहाँ है, क्या क्या है? ठीक है, तो ये जो प्रावधान है, ये सबसे पहला प्रावधान है संविधान में आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 टॉक अबाउट डिलिमिटेशन। आर्टिकल 82 इट टॉक अबाउट डिलिमिटेशन। ठीक है, आर्टिकल 170 क्या कहता है? आर्टिकल 170 ये आर्टिकल 170 से पहले 168 देख लेते हैं। आर्टिकल 168 क्या कहता है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी आपके राज्य हैं, वहां पे 2 तरीके के सदन होंगे। पहला होगा लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली से जो चुना जाएगा उसको हम कहते हैं विधायक, एमएलए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो चुना चाहता है उसको कहते हैं एमएलसी, विधान परिषद का जो सदस्य है। ठीक है, लेकिन देश के सारे राज्यों में एमएलसी नहीं है, लेकिन देश के सारे राज्यों में एमएलए होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग ने चर्चा इससे पहले वाले क्लास में बहुत डिटेल में कर ली है कि किस किस तरीके से एमएलसी चुने जाते हैं, किस किस राज्यों में जो है विधान परिषद है और अगर नहीं है तो उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, इससे पहले वाले क्लास में मैं बहुत डिटेल में उसे बात कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद 170 की बात हम लोग कर लेते हैं। 170 क्या कहता है कि राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी संख्या क्या होगी। तो आपके राज्य के में टोटल 60 एमएलए से लेके 500 एमएलए तक हो सकते हैं। कितने होंगे ये डिलिमिटेशन कमीशन वगैरह डिसाइड करेगी। ठीक है, लेकिन इससे ना इससे कम होंगे 60 से,
ना 500 से ज़्यादा होंगे। आपके जो राज्य है, किसी भी राज्य में आप रह रहे हो, पंजाब में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, तो 500 से ज़्यादा एमएलए किसी राज्य से नहीं आ सकते हैं। ये फॉर श्योर है, ये निर्धारित है, निश्चित है। 500 से ज़्यादा एमएलए नहीं हो सकते हैं, उससे कम ही होंगे, ये निश्चित है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170, जो बात करता है समायोजन की और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान की। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। 168 क्या कहता है, 82 क्या कहता है और 170 क्या कहता है। मैंने तीनों को बहुत डिटेल में आपके लिए डिस्क्राइब कर दिया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग की कहानी भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि वित्त आयोग असल में होता क्या। वित्त आयोग का मतलब है फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग आता है 280 के तहत। 280 के तहत सरकार समय समय क्या 5 साल के लिए, हर 5 साल के लिए एक कमीशन का गठन करती है, जिसको कहते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जो सरकार, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार है, उससे राज्य सरकार को कुछ पैसा देता है। कितना पैसा देता है? टैक्स, जैसे मान लीजिए 100 रुपये टैक्स आ रहा है, तो कितना केंद्र को जाएगा, कितना राज्य को जाएगा, ये निर्धारित करता है फाइनेंस कमीशन। कितना परसेंट जाएगा, और उसके बीच में जैसे कि 2 तरीके के डिवीजन है कि बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पहला डिवीजन हुआ। दूसरा क्या डिसाइड करता है? बिटवीन स्टेट्स, अमंग स्टेट्स, यानी कह लो आप स्टेट्स के बीच में किस तरीके से डिवीजन होगा और सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से डिवीजन होगा, यह निर्धारित करता है फाइनेंस कमीशन। इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 270। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जो है टैक्स के बारे में डिवीजन की बात करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है वो कुछ स्पेशल ग्रांट भी दे सकता है, जैसे कि 13 फाइनेंस कमीशन ने कुछ स्पेशल ग्रांट दिए थे, 12 फाइनेंस कमीशन ने कुछ स्पेशल ग्रांट दिए थे। पंचायती राज के डेवलपमेंट के लिए ये लोग कभी कभी ग्रांट दे देते हैं बहुत बड़े अमाउंट में, या कोर्ट के जो है इलेक्शन के लिए, कोर्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी ये लोग ग्रांट दे देते हैं। फाइनेंस कमीशन उसको कहते हैं। ठीक है, 275 क्या है? 275 में भी देख लेते हैं। 275 क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा है वो स्टेट को किस तरीके से जाएगा, ये इसका बताता है। ठीक है, 270 क्या है? 270 क्या है? टैक्स की बात करता है। एग्री टैक्स, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो टैक्स है उससे उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 270 में है। 280 हमारे काम का मामला क्या है? राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 280 में होता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से, मतलब 280 है, इसको आप याद करो कि फाइनेंस कमीशन जो है 280 में है। इलेक्शन कमीशन किस में है? 324 में, 324 में। और प्लानिंग कमीशन था, एक प्लानिंग कमीशन भी था जो अब नहीं है, मोदी जी ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो था वो अब नहीं है। सपना सिंह, राम राम गुरुजी, राम राम जी, राम राम सपना जी। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो है मोदी जी ने हटा दिया, उसकी जगह पे क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। प्लानिंग का जैसे पहले हमारा जो पैसा बांटने का जो स्ट्रक्चर था सेंटर से स्टेट के बीच में, वो इस तरीके से था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अस्पताल का आप स्ट्रक्चर ले लो। ठीक है, अस्पताल बनाने की बात कर लेते हैं। तो अगर अस्पताल बनाना है तो 2 तरीके का खर्चा आता है। पहला आएगा बिल्डिंग पे, जिसको कहेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा आएगा रनिंग पे, उस अस्पताल को चलाने पे, जिसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले क्या था? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी अस्पताल बनाने का जो खर्चा था वो प्लानिंग कमीशन देता था, और जो अस्पताल चलाने का खर्चा था वो फाइनेंस कमीशन देता था। ये मतलब जेनरिक टर्म में मैंने आपको समझा दिया, मोटे मोटे भाषा में समझा दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या है? प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन नहीं है और 5 ईयर प्लान नहीं है। नीति आयोग है जिसकी ओपिनियन सिर्फ, मतलब बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग तो प्लानिंग कमीशन की भी नहीं थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन की क्या एक साख थी। ठीक है, नीति आयोग सिर्फ अपनी बातें कहता रहता है, रिपोर्ट रखता रहता है। ठीक है, अभी मतलब इस बिल्कुल करोबोरेट नहीं कर सकते कि नीति आयोग कितना इफेक्टिव है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने में कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज नहीं है।
जब हमको आज़ादी मिली, हमको बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें नगरपालिका के नाम की चीज़ नहीं थी, नगरपालिका से जुड़े हुए प्रावधान बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन समय समय के ऊपर इसके लिए आंदोलन हुए और नई नई नगरपालिकाओं का जो है गठन हुआ अलग अलग तरीके से, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9A, भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9A में 243 से जुड़े हुए बहुत ढेर सारे प्रावधान हैं, उसमें नगरपालिका से जुड़े हुए प्रावधान जोड़े गए। 3 तरीके की नगरपालिकाओं की बात संविधान करता है। सबसे पहला जो है वह है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, और तीसरा नगरपालिका। ठीक है, बहुत डिटेल में जाएंगे इसमें नहीं। ठीक है, और एक चीज़ की और बात होती है, तो इसमें एक चीज़ की और बात होती है, वो है नोटिफिकेशन बोर्ड। नोटिफिकेशन बोर्ड की भी बात होती है, कंटोनमेंट एरिया की भी बात होती है। ठीक है, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ तो भाग ये है। भाग 7 को रिपील कर दिया गया है। भाग 4 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। ठीक है, और भाग 12A जो है वो टैक्सेशन के बारे में, टैक्स वगैरह के बारे में ज्यादातर है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? मूल संविधान का हिस्से का मतलब क्या होता है? मूल संविधान का मतलब ये होता है, मूल संविधान का मतलब ये होता है कि जब हमारा संविधान बनाया गया, बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें वो नहीं था। कौन सी अनुसूची नहीं थी? 5वीं अनुसूची की बात हो रही है, यानी कि 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। तो जब हमारा संविधान बना, बाबा अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस वक्त जो मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A पार्ट 4A, कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। ठीक है, उन्होंने भी और कुछ जरूरी ड्यूटियां जो इसमें नहीं शामिल किया है, इलेक्शन देने का, इलेक्शन में वोट देने का ड्यूटी आपकी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है। दूसरा पॉइंट क्या है? टैक्स देना आपकी ड्यूटी है, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं किया गया, दिस ऑल्सो है क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है नहीं थे, मौलिक अधिकार थे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व थे, 5वीं अनुसूची थी। 5वीं अनुसूची थी। 5वीं अनुसूची में कितने राज्यों को कवर किया गया है? 10 राज्यों को कवर किया गया है। 6वीं अनुसूची में कितने राज्यों को कवर किया गया है? 4 राज्यों को कवर किया गया है। 6वीं अनुसूची में 4 कौन कौन से राज्य जिसको कवर किया गया है? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री मोदी जी यानी नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? यानी कि कौन सा प्रावधान ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो है नियुक्ति जो है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ये हमारा संविधान का जो आर्टिकल है ये है 75। 74 क्या कहता है? देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by PM to aid and advise president। बस इतना कहता है मंत्रिमंडल में, और कुछ नहीं कहता है। 74 जो आर्टिकल है वो और कुछ नहीं कहता। वो कहता है, ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल मालिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के या हर चीज़ के सर्वोपरि हैं। ठीक है, ये एक निहित जो है बातें हैं, जिसमें छुपी हुई बातें हैं। 2 तरीके के हेड होते हैं, डी फैक्टो और दूसरा होता है डी ज्यूरे, JURE, डी ज्यूरे। ठीक है, जो रियल में हेड होता है, जो रियल में जिसके पास रियल पावर होती है, उसको वो है प्रधानमंत्री, उसको कहते हैं डी फैक्टो। और डी ज्यूरे यानी नाम का, जिसके नाम पे सारे काम किए जा रहे हैं। संविधान भी कहता है जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे देशों के बीच में, वो राष्ट्रपति के बीच के हिसाब से होंगे। जो आपके एम्बेसडर भेजे जाते हैं उसको कौन भेजता है? प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं भेजे जाते हैं। वो जो लेटर लेके जाते हैं दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास, वो राष्ट्रपति के नाम का लेटर लेके जाते हैं। तो हेड कौन सा है? राष्ट्रपति जो है वो डी ज्यूरे हेड है।
डी जूरे हेड है। ठीक है, तो 75-74 को मैंने आपके लिए बिल्कुल खोल के रख दिया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधान को निर्दिष्ट करता है? बहुत डिफिकल्ट हिंदी है, लेकिन मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के आपको समझाता हूँ क्या मामला है। ठीक है, दो तरीके की केंद्रीय सेवाएं होती हैं, दो तरीके की केंद्रीय सेवाएं मुख्यतः होती, जैसे कि आप यूपीएससी का जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें जब मेंस का जब आप फॉर्म भरोगे, जिसको कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपसे लाइन से पूछते हैं कि कौन सी प्रेफरेंस आपकी कौन सी, जॉब प्रेफरेंस कौन सी है। ठीक है, तो उसमें दो तरीके की सेवाएं होती हैं। पहला कौन सी है? ऑल इंडियन सर्विसेज, दूसरा है सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडियन सर्विसेज, और दूसरा कौन सा? सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडियन सर्विसेज जो पहले इंपीरियल सर्विसेज कहते थे, ICS, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। पहले जो आज़ादी से पहले जिसको जो कलेक्टर होते थे उनको क्या कहा जाता था? इंपीरियल सिविल सर्विसेज। लेकिन आज़ादी के बाद जो है इनको कहा गया ऑल इंडियन सर्विसेज। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम चेंज कर दिया। लेकिन जब आज़ादी मिली तो सिर्फ दो तरीके की ऑल इंडियन सर्विसेज हमारे जो है संविधान में थी। पहला था IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा था IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। लेकिन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है वो ये कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार एक और नई ऑल इंडियन सर्विस या 2 या 4 या 10 ऑल इंडियन सर्विसेज की गठन कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? एक और नई ऑल इंडियन सर्विसेज का गठन किया, जिसको हम कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो हमारे देश में 3 ऑल इंडियन सर्विसेज हैं, ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और बाकी जितनी सेवाएं हैं, जैसे आप कहते हो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है, या इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS, ये सारी क्या है? केंद्रीय सेवाएं हैं। ये ऑल इंडियन सर्विसेज नहीं है, ये केंद्र के अंडर में काम करती हैं। ऑल इंडियन सर्विसेज का मतलब क्या है और केंद्रीय सर्विसेज का सबसे बड़ा मतलब डिफरेंस ये है कि वो आदमी जिसको केंद्र सरकार ने रिक्रूट किया और राज्य सरकार के अंडर में काम कर रहा है, उसको ऑल इंडियन सर्विसेज का मतलब वो ऑल इंडियन सर्विसेज के कलेक्टर में आता है। यानी कि कलेक्टर जो है उसको रिक्रूट किया मोदी जी ने, लेकिन योगी जी के अंडर वो काम कर रहा है। लेकिन सेंट्रल सर्विसेज ऐसा है कि केंद्र सरकार के अंडर ही रिक्रूट हुआ, यूपीएससी ने ही रिक्रूट किया और केंद्र सरकार के लिए ही वो आदमी काम कर रहा है, राज्य सरकार के लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मेन मोटा मोटी ये फर्क होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? ठीक है, कौन सी अनुसूची जो है पंचायत से जुड़ी हुई शक्तियों को, उनके कर्तव्यों को, उनके पावर को निर्दिष्ट करती है? निर्दिष्ट, अब यार हिंदी वर्ड कुछ तो होता ही होगा, लेकिन चलो होता होगा कुछ एनीवे। ठीक है, तो क्या था? 73वां संविधान संशोधन हुआ और 74वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत 2 पार्ट जुड़े, पार्ट ए और पार्ट बी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 2 अनुसूचियां भी जुड़ी। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 11 और अनुसूची 12, जिसके तहत इसमें 29 सब्जेक्ट जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल हैं 29 सब्जेक्ट, और 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट हैं। ये जो नीचे वाला हिसाब किताब है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिसाब किताब है, और जो ऊपर वाला है ये पंचायत के बारे में बताता है। जो आपकी 11वीं अनुसूची है ये पंचायत राज इंडिया 73वां संविधान संशोधन के हिसाब से है। सबसे पहली पंचायत कहाँ पे आधिकारिक रूप से गठित की गई थी? राजस्थान में गठित की गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1969 की बात ये है। ठीक है, लेकिन नरसिम्हा राव जी के ज़माने में ये 73वां में संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पास हुआ। ठीक है, और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को बहुत ढेर सारे पावर जो है दिए गए, टोटल 29 पावर दिए गए, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 18 पॉइंट्स के ऊपर अधिकार दिया गया। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? ठीक है,
कोई ऐसा आर्टिकल, जैसे क्या है कि कोई भारत में भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरीके की बोलियां हैं, ठीक है। तो कोई एक छोटा सा समुदाय पकड़ लो जो बहुत छोटा है उसमें, और वो धार्मिक रूप से माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। दो तरीके के अल्पसंख्यकों की बात होती है संविधान में, एक लिंग्विस्टिक है, एक रिलीजियस है। दो तरीके की माइनॉरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। और इन दोनों को आर्टिकल 30 के अंदर, आर्टिकल संविधान का जो 30वां अनुच्छेद है वो ये कहता है कि चाहे आप बोलने व भाषा वाली जो है अल्पसंख्यक हो, चाहे आप धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो, आप अपना स्कूल कॉलेज बना के पढ़ाई लिखाई काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 30 में कहा गया है। सवाल क्या था, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 40 जो है आपका वो है पंचायत के बारे में, कि जो है डीपीएसपी में बताया गया है कि जो है केंद्र सरकार जो है पंचायतों का गठन करें। अनुच्छेद 10 जो है वो सिटीजन के बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता का कानून है। और अनुच्छेद 20 जो है राइट टू फ्रीडम के बारे में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या किस लिस्ट में आती हैं? तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। केंद्र तो ये जो है आपका केवल राज्य विधानमंडल के अंडर में आती है, ये सी में आता है। केंद्र के पास ज़्यादा पावर नहीं कोऑपरेटिव गठन करने का, स्टेट के पास पावर है जो है कोऑपरेटिव सोसाइटियां या सहकारी समिति को गठन करने का। तो आंसर हो जाएगा सी, केवल राज्य विधानमंडल। आपातकाल की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ ले फिर मैं बताता हूँ। भारतीय संविधान में किस भाग में आपातकाल प्रावधान शामिल किया गया है? 3 तरीके का आपातकाल है। 352 नेशनल, 356 स्टेट और 360 फाइनेंस। 3 तरीके के आपातकाल देश में लगाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य स्तर का आपातकाल और आर्थिक आपातकाल, ठीक है। ये सारे आपातकाल जो हैं कौन से सेक्शन में बताए गए हैं? ये सारे बताए गए हैं 10 और 5 15 3 18 18वें इसमें बताए गए हैं, ठीक है। इसमें बताए गए हैं 15 आपका इलेक्शन के बारे में है, 10 और 5 15 ये आपका इलेक्शन के बारे में है पार्ट 15, और पार्ट 20 जो है आपका अमेंडमेंट के बारे में है। अमेंडमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट से डील करता है? 368, 368। 3 तरीके के अमेंडमेंट्स होते हैं। सिंपल मेजोरिटी से जो पास हो उसको अमेंडमेंट कहते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी का अमेंडमेंट होता है, और तीसरा अमेंडमेंट होता है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस राज्यों का भी उसमें हस्तक्षेप हो और सहमति हो, ठीक है। 3 तरीके का अमेंडमेंट होता है 368 के अंडर में, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं कल शुरुआत जब करूंगा अपने सेशन की तो मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल में इसका डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलते चलते अमेंडमेंट को मैं थोड़ा 368 आप कहिएगा तो मैं और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा अगले क्लास में, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 165 से हम लोग कल से देखेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, ठीक है। 31 आर्टिकल 31 की लैंड का जो है राइट है वो किस तरीके से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिया गया। 9th शेड्यूल की कहानी क्या है, 31A, 31B, 31C को डिटेल में मैं फिर से कल रिवाइज करा दूंगा आपका। और 300A कौन सा है और लीगल प्रोविजंस क्या हैं जो आपका राइट टू लैंड है या राइट टू प्रॉपर्टी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है या किसी तरीके का कोई राइट नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग से फिर से मुलाकात होगी 9 बजे, उम्मीदन 9-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।